तो वेलकम बैक टू कोडर संकेत एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क विद स्प्रिंग बोर्ड से इस कंप्लीट से अमेजिंग से कोर्स में। एंड लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि @AutoWAD एनोटेशन, तो AutoWAD एनोटेशन का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। तो बहुत डिटेल में हमने AutoWAD एनोटेशन पढ़ा, लगभग 2 घंटे की वीडियो हो गई, 2 वीडियोज़ मिला करके, है ना। तो AutoWAD एनोटेशन हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं। एंड आगे हमें ये पढ़ना है स्टीरियोटाइप एनोटेशंस के बारे में। तो स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइप एनोटेशंस, तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक जैसा विचारधारा रखने वाले, राइट। नहीं बोलते कि ये क्या स्टीरियोटाइप है सोसाइटी में, मतलब एक जैसा, जो सिमिलर विचारधारा के लोग होते हैं उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। एक जैसा बिहेव करे, है ना, एक जैसा सोच रखे, डैट इज़ स्टीरियोटाइप। तो कुछ एनोटेशंस ऐसे भी होते हैं जिसका काम बिल्कुल एक जैसा होता है, बिल्कुल नहीं, मतलब सिमिलर टू, मतलब सिमिलर होता है ना, बहुत रिलेटेड होता है, तो उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप एनोटेशन। ओके, सो हमने कहा कि हमारे पास वी हैव मल्टीपल सच एनोटेशंस that behave like similar to each other. Okay, but there is also some differences. Okay, there is also some differences. These annotations are called stereotype annotations. हमने कहा कि भाई हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में भी कुछ ऐसे एनोटेशन होते हैं जो एक जैसा बिहेव करते हैं, एक जैसा काम करते हैं, परंतु हमारे पास उन एनोटेशंस में भी कुछ ना कुछ एक दूसरे से डिफरेंसेज होते ही हैं। अरे पर्सनल लेवल पर मान लो 10 लोग रह रहे हैं, तो हो सकता है एक सेम जैसे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सोच रखते हो तो स्टीरियोटाइप रखते हो, ठीक है, उस सोसाइटी के बारे में सोच रखते हो तो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है। बट क्या वो पर्सनल लेवल पर एक दूसरे से अलग अलग भी तो हैं? ठीक उसी प्रकार से स्टीरियोटाइप एनोटेशंस हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ऐसे बहुत सारे एनोटेशन हैं जो सिमिलर काम करते हैं, सिमिलर बिहेव करते हैं, जिनका काम ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर उसके साथ साथ वो थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। और वो डिफरेंट क्यों है, हम जब पढ़ रहे होंगे, जब काम कर रहे होंगे एनोटेशन के साथ, तो समझ जाएंगे, राइट। तो स्टीरियोटाइप एनोटेशन का ये मतलब हुआ। अब उनमें से एक स्टीरियोटाइप एनोटेशन देखिए हमारा @component। ओके, @component। और क्या है? तो @service। ओके, @service। और क्या है? तो हम यहाँ से लिखेंगे रिपोजिटरी। ओके, और क्या है हमारे पास? तो और हमारे पास कंट्रोलर। तो ये जो एनोटेशन है, कंपोनेंट, सर्विस, रिपोजिटरी, कंट्रोलर, ये सब कैसे एनोटेशन है? ये सब स्टीरियोटाइप एनोटेशन है, सब एक जैसा ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेव कर रहे होंगे। हमने कहा हम कैसे कह सकते हैं, तो देखिए समझिए, ये जो कंपोनेंट एनोटेशन है ये हमारे जावा क्लास को स्प्रिंग बीन मार्क करने का काम आता है। जिस प्रकार से XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम बीन टैग का प्रयोग करते थे किसी अपने जावा क्लास को, अपने किसी भी नॉर्मल जावा क्लास को स्प्रिंग बीन बनाना होता था तो हम लिखते थे बीन टैग, एंड उसके बाद हम क्या करते थे, क्लास ऐसे लिखते थे, राइट। अगर हमें किसी जावा क्लास को बीन कॉन्फ़िगर करना है, स्प्रिंग बीन बनाना है, तो एनोटेशन से बनाना होगा, तो किसका प्रयोग करेंगे? कंपोनेंट एनोटेशन का। ओके, तो इट इज़ यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द जावा क्लास एज स्प्रिंग बीन, राइट। तो ये स्प्रिंग बीन का प्रयोग हम कर लेंगे, ठीक है। ये कंपोनेंट एनोटेशन का प्रयोग कर लेंगे जब हमें किसी भी जावा क्लास को स्प्रिंग बीन बनाना होगा। तो बताऊंगा अभी मैं कैसे, इसका पूरा हम इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। हमने कहा भाई ये सर्विस क्या है, तो देखिए सर्विस भी आपके जावा क्लास को कैसा बनाता है, सर्विस भी आपके जावा क्लास को इट इज़ यूज टू, मतलब ये भी सेम काम करता है, कैसा? कंपोनेंट के जैसा, है ना। तो कंपोनेंट क्या करता है, तो कंपोनेंट एनोटेशन क्या करता है, आपके जावा क्लास को कैसा बना देता है, स्प्रिंग बीन क्लास। तो सर्विस भी
आपके जावा क्लास को स्प्रिंग बीन बनाएगा। मतलब सर्विस के पास किसका पावर आ गया, कंपोनेंट का। सर्विस कैसा काम कर सकता है, कंपोनेंट के जैसा काम कर सकता है। लेकिन ये हो गया ना सिमिलर, कंपोनेंट के जैसा ये भी काम कर रहा है, ये भी आपके जावा क्लास को कैसा बना रहा है, स्प्रिंग बीन। पर अब ये सिमिलर हो गया, दोनों का काम सेम हो गया, तो इसलिए क्या बोल दिए, स्टीरियोटाइप एनोटेशन। क्या बोल दिए, स्टीरियोटाइप एनोटेशन। तो इसलिए कंपोनेंट, सर्विस, रिपोजिटरी, कंट्रोलर, ये सब क्या हो गए, स्टीरियोटाइप एनोटेशन। पर हमने क्या बताया कि बट देयर इज ऑल्सो सम डिफरेंसेज बिटवीन देम। तो इनमें से कुछ डिफरेंसेज भी है इनके पास। तो क्या डिफरेंसेज है, हमने कहा भाई जब सेम रहता तो इतना सारा देने की क्या जरूरत थी, राइट। पर दिया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंसेज भी होगा। तो कहता है कि ये कंपोनेंट का काम तो करेगा ही करेगा, कंपोनेंट जैसा बिहेव तो करेगा ही करेगा, परंतु अब क्या करेगा कि यहाँ पर इट मार्क्स द जावा क्लास, ओके, और इट मार्क्स ऐसे लिख, हाँ, इट मार्क्स द जावा क्लास एज इट मार्क्स द जावा क्लास एज सर्विस क्लास। अब सर्विस में क्या लिखा होता है, बिजनेस लॉजिक वगैरह, है ना। तो वहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का सपोर्ट ले सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है, क्यों हम @सर्विस लगाएंगे और क्या इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा आपको जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो, राइट। क्योंकि जो कोर लॉजिक है वो हो गया, राइट। अब देखिए रिपोजिटरी फिर से काम कैसा करता है, ये भी कंपोनेंट के जैसा काम करेगा। मतलब ये भी आपके जावा क्लास को कैसा बना देगा, ये बना देगा स्प्रिंग बीन। तो हमने कहा इसके पास ये भी सिमिलर हो गया, किससे, कंपोनेंट से। और क्या करेगा कि ऑल्सो मार्क्स द जावा क्लास एज डाओ क्लास, मतलब डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स क्लास होता है ना। एंड एड्स द एक्सेप्शन ट्रांसलेशन, मतलब एक्सेप्शन को आप अच्छे से एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक्सेप्शन ट्रांसलेशन का क्या मतलब हो गया कि जो भी आपका एसक्यूएल का एक्सेप्शन आ रहा है, जैसे आप मान लीजिए कि आपने डेटाबेस कोई लगाया, ठीक है, तो डेटाबेस लगाया तो वो क्या आ गया, वो आ गया कैसा, वो आपका एसक्यूएल से एक्सेप्शन आ गया, राइट। तो हमने कहा भाई जो एसक्यूएल का एक्सेप्शन आ रहा था, है ना, उसको हम कहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, तो स्प्रिंग स्पेसिफिक, इसमें स्प्रिंग के हम स्पेसिफिक एक्सेप्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये कन्वर्जन करना, यहाँ से एसक्यूएल एक्सेप्शन को आपको स्प्रिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शन में कन्वर्ट कर देना, ताकि और ईजिली हो जाए आपका कोड करना, और ईजिली टू मेंटेन हो जाए, ईजी टू स्केल हो जाए, ताकि एक तरीके से मॉड्यूलराइजेशन अच्छे से और फॉलो हो कि ये स्प्रिंग का ही पार्ट है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे कि भाई जब आप रिपोजिटरी एनोटेशन लगाओगे तो वहाँ पे आपको जो एसक्यूएल का एक्सेप्शन है उसको ट्रांसलेट करके, बदल करके, कन्वर्ट करके किस में दिखाना होगा, स्प्रिंग स्पेसिफिक एनोटेशन में, राइट। अब हम यहाँ से चलते हैं कि कंट्रोलर क्या करता है। बहुत ही सिंपल, अगेन ये कैसा काम करेगा, ये भी भैया क्या करेगा, आपके जावा क्लास को कैसा कॉन्फ़िगर कर देगा, कंपोनेंट के जैसा, मतलब स्प्रिंग बीन। एक कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग बीन, कंपोनेंट मतलब स्प्रिंग बीन। तो कंट्रोलर क्लास भी क्या बना देगा, तो कहेगा कि ये कंपोनेंट जैसा बिहेव करेगा, मतलब जावा क्लास को स्प्रिंग बीन तो बनाएगा ही बनाएगा, मतलब स्टीरियोटाइप तो है ही, लेकिन इसके साथ और क्या डिफरेंसेज है, तो वो सोचिए यहाँ से। ऑल्सो मेक्स द वेब कंट्रोलर क्लास also marks the java class as कंट्रोलर क्लास तक एज कंट्रोलर लेयर पढ़ा है ना, कंट्रोलर क्लास या वेब कंट्रोलर, मतलब जो आपका रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस जो प्रोसेस होता है वो इसका इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा, उसका शुरुआत कहाँ से होगा, यहीं से आपका प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, राइट। कंट्रोलर से आप क्लाइंट ऐप से या प्रेजेंटेशन लेयर से जब आप कुछ भी इनपुट या आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे, इनपुट देने की या आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहला जो आपका रिक्वेस्ट जाएगा वो किसके पास जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर है, क्लाइंट ऐप के बाद कंट्रोलर लेयर के पास, फिर सर्विस के पास जाता है ना, फिर डाओ ऐसे करके। तो वही है जो कंट्रोलर है, क्या कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा। तो ये कंट्रोलर लेयर यही बना देता है, ठीक है। कंट्रोलर का एज वेब कंट्रोलर, ओके, बाई हैविंग द एबिलिटी, इसके पास और क्या एबिलिटी आ जाता है, तो बाई हैविंग द एबिलिटी to take and process
प्रोसेस HTTP रिक्वेस्ट। ओके, तो ये आपके नॉर्मल जावा क्लास को इतना काबिल बना देता है कि आपके HTTP रिक्वेस्ट, अगर आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसमें जो आपका रिक्वेस्ट होता है HTTP रिक्वेस्ट, है ना, और HTTP रिस्पॉन्स, तो उनको हैंडल करने का काम, मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट ले जाने का काम और फाइनल रिस्पॉन्स ले आने का काम कौन कर रहा होगा? आपका यही कंट्रोलर। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये कंपोनेंट क्या लगभग कंपोनेंट, सर्विस और रिपोजिटरी और कंट्रोलर सब में क्या सिमिलैरिटी है कि सब अपने क्लास को क्या बना देंगे? जावा क्लास को क्या बना देंगे? स्प्रिंग बीन क्लास। तो ये तो सिमिलैरिटी है ही, बट डिफरेंट क्या है कि भाई कंपोनेंट में भाई कुछ स्पेशल एबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ जावा क्लास को स्प्रिंग बीन बना देगा, ठीक है। फिर सर्विस में क्या कहता है कि मैं तो स्प्रिंग बीन बनाऊंगा ही, बट उसमें क्या कर दूंगा? तो अपने जावा क्लास को क्या कर दूंगा कि सर्विस क्लास बना दूंगा, एंड बाय हैविंग द एबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सपोर्ट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का सपोर्ट दे देगा आपको कौन? सर्विस @सर्विस एनोटेशन, राइट। तो इससे आपका एक फ़ायदा और हो गया, ठीक है। रिपोजिटरी, कंट्रोलर, ये सब आपका अलग अलग काम हो गए। तो स्टीरियोटाइप एनोटेशन हो गया, एक तरह से सिमिलर काम भी कर रहे हैं और इनके पास अलग अलग एनोटेशन भी है। अच्छा, हमने कहा और भी एनोटेशंस हैं, हाँ भैया, एंड etc। बहुत सारे ऐसे एनोटेशन हैं जिनका हम प्रयोग कर रहे होंगे और सीखते चले जाएंगे, राइट। जो मेनली आपको जानने की ज़रूरत है, फिलहाल इतना जानने की ज़रूरत है, और बाकी हम प्रोजेक्ट में धीरे धीरे करते करते सब लगभग सीख ही जाएंगे। देखिए, तो अब बात यह है कि भाई अगर हमारे पास सब सिमिलर है तो हम क्यों यूज करें स्पेसिफिक? हम स्पेसिफिक क्यों यूज करें? क्योंकि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, जैसे सर्विस में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सपोर्ट चाहिए, रिपोजिटरी में आपको एक्सेप्शन ट्रांसलेशन एबिलिटी चाहिए, कंट्रोलर में आपको वेब कंट्रोलर वगैरह का चाहिए। तो आप @कंट्रोलर लगाइए, सिर्फ कंपोनेंट लगाने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरा फ़ायदा क्या हो गया? दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जब आप स्प्रिंग AOP पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि सर्विस, रिपोजिटरी या कंट्रोलर लगाने से जो आपका स्प्रिंग एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो बहुत अच्छे से इंटीग्रेट होता है, ठीक है। तो पॉइंट कट कंसर्न्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से लगते हैं। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट कट और ये स्प्रिंग AOP, वो जब आप स्प्रिंग AOP में पढ़ाऊँगा आपको तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कि वाई वी शुड यूज अ स्पेसिफिक annotation based on our Java class या Spring Bean class requirement. Okay, because these annotations have extra functionality, okay, that we will use in our programming to make our code more efficient and scalable. Okay, right. Second, दूसरा रीजन 2 क्या है कि भाई while implementing a Spring AOP, Spring क्या हो गया ये, aspect oriented programming, this specific annotation will help to apply AOP concepts more concisely, right। तो और अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। बिकॉज ये हो गया हमारा रीजन 1। ओके, सो रीजन 1 बात समझ में आया। टू अप्लाई
टू अप्लाई AOP कॉन्सेप्ट्स मोर कंसाइजली। ओ मिट गया यार। टू अप्लाई AOP कॉन्सेप्ट्स मोर कंसाइजली, राइट। तो ये 2 रीजन है जिसके चलते आपको इसको अलग प्रयोग करना चाहिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिमिलर बिहेव कर रहा है तो सब में कंपोनेंट लगा दिया, राइट, ऐसा नहीं। फाइन, बात समझ में आ रहा है। तो हमने कहा कि चलिए भाई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको यूज कर रहे होंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीन क्लास है। ओके, एग्जाम्पल हमने कहा कि भैया हमारे पास एक बीन क्लास है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने कहा पब्लिक क्लास, ठीक है, पब्लिक क्लास। अच्छा, ये पैकेज में मान लेते हैं, ठीक है। पहले तो ये पैकेज com.coderexankit.beans, ओके। इस पैकेज में पब्लिक क्लास फ्लिपकार्ट, ये हमारे पास बीन है। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ कोड है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ कोड है। तो अगर मुझे इस फ्लिपकार्ट को स्प्रिंग बीन बनाना है, अभी तो ये जावा क्लास है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसके टॉप लेवल पर @ क्या लिख दूँगा, कंपोनेंट। इससे क्या होगा, कंपोनेंट हम यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। तो जैसे ही आप यहाँ कंपोनेंट लिखोगे, ये क्या हो गया, अब स्प्रिंग बीन रिकॉग्निशन हो गया, ये स्प्रिंग बीन कन्फिगर्ड हो गया यहाँ से एक तरीके से कि भाई जो फ्लिपकार्ट है वो नॉर्मल जावा क्लास नहीं, कैसा है, स्प्रिंग बीन, ठीक है। तो हमने कहा भाई बस इतना लिखने से हो गया, अरे बिल्कुल। तो हमने कहा तो भैया इसका बीन आईडी या बीन नेम क्या है फिर, बात समझ में आ रही है, सिंपल। इसका बीन नेम या बीन आईडी क्या है, तो बीन नेम या बीन आईडी जो IOC कंटेनर खुद ही, क्योंकि खुद ऑब्जेक्ट बना रहा है, हम तो यहाँ पे नॉर्मली बीन आईडी और बीन नेम डिफाइन किए नहीं, तो क्या नाम से बनेगा, तो इसका जो बीन आईडी एंड बीन नेम होगा यही वाला फ्लिपकार्ट होगा, ठीक है, यही वाला फ्लिपकार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि नोट द बीन नेम या आईडी of the spring bean that are configured with @component या service या controller या repository, okay। the bean name will be the same as class name, same as the class name that we are applying on, okay। तो इन सब का बीन नेम क्या हो जाएगा, सेम क्लास नेम के जैसा हो जाएगा। मतलब हियर यहाँ पे बीन नेम क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट, सब स्मॉल हो जाएगा, छोटा में, ठीक है। here the bean name will be Flipkart, okay, this will be the bean name, right, बात समझ में आ रही है, this will be the Flipkart, okay। So this bean name will be generated by the spring IOC container itself, okay। ये बीन नेम खुद ही जनरेट हो जाएगा with the same as class name, तो सेम क्लास नेम से बीन नेम जनरेट हो जाएगा। अगेन एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ से मान लेते हैं हमारे पास है पब्लिक क्लास, यहाँ से हमने कहा कस्टमर डाओ या कस्टमर सर्विस, या चलो ठीक है कस्टमर सर्विस IMPL, इम्प्लीमेंट्स कस्टमर सर्विस, ओके। यहाँ से कुछ कोड है, फाइन, ओके। अब देखो ये एक पैकेज में है, लेट्स से पैकेज com.coderexankit
सर्विस एनोटेशन में, सॉरी सर्विस पैकेज में। तो ये मेरा क्या है, सर्विस क्लास है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, @कंपोनेंट लगा दूंगा तो काम हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए एक्स्ट्रा फीचर्स, तो क्या लगाएंगे, सर्विस, ताकि हम उसको यूज कर पाएँ, सर्विस। नाउ अब यहाँ पे जो स्प्रिंग बीन बनेगा उसका बीन नेम क्या होगा, यहाँ पे जो स्प्रिंग बीन बनेगा उसका बीन नेम क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे जो स्प्रिंग बीन बनेगा उसका बीन नेम हो जाएगा कस्टमर सर्विस IMPL। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इन कस्टमर, यहाँ पे लिख देते हैं द बीन नेम या बीन ID फॉर द कस्टमर सर्विस IMPL क्लास विल बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा कैमल के कस्टमर, कैमल के लेटर में, ठीक है, कस्टमर सर्विस IMPL, दिस विल बी द बीन नेम। बात समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा आपका बीन नेम, ठीक है। फ्लिपकार्ट में वो हो गया कस्टमर सर्विस IMPL, इस तरीके से बीन नेम बन जाएगा आपका। बात समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बीन नेम तो इसके क्लास के नाम से हो जाएगा, मतलब हम ये समझ गए कि जिस भी क्लास में हम लगाएंगे, और ये क्लास लेवल एनोटेशन होते हैं। तो स्टीरियोटाइप एनोटेशंस आर क्लास लेवल एनोटेशंस, बात समझ में आ रही है। तो स्टीरियोटाइप एनोटेशंस आर क्लास लेवल एनोटेशंस, दिस stereotype annotations are class level annotations। ओके, तो आपको क्लास के नाम के ऊपर में क्या करना है, इन annotations का यूज करना है। बात समझ में आया। तो क्लास के, ये जो हमारा क्लास है, देखिए जहाँ क्लास डिक्लेयर हो रहा है उसके ठीक ऊपर हमने @component @service या रिपोजिटरी लगाना होगा तो रिपोजिटरी, कंट्रोलर लगाना होगा तो कंट्रोलर लगाएंगे, ठीक है। इनका बीन का ID क्या बनेगा, तो बीन ID, क्योंकि हम तो दे नहीं रहे हैं, ठीक है, हम तो XML में ऐसे बीन क्लास ID लिख नहीं रहे हैं, तो इसका बीन ID क्या बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट बीन ID इज सेम एज द क्लास नेम, राइट। तो बीन ID विल बी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, यहाँ पे और लिख दे रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट है भाई। देखिए खुद से अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो अब कैसे हम इसको ये करेंगे, अपना बीन ID देंगे, वो समझिए, ठीक है। तो मान लेते हैं हमें अपना बीन ID देते हैं। ओके, तो हमारे पास एक क्लास है, अगेन यहाँ हमने कहा पैकेज com डॉट कोडर एक संकित डॉट लेट्स से रिपो मतलब रिपोजिटरी। ओके, हमने कहा यहाँ पे हमारे पास है पब्लिक क्लास कस्टमर डाउ IMPL इम्प्लीमेंट्स कस्टमर डाउ। यहाँ पे कुछ हमारा कोड हो गया, क्लोज हो गया। ध्यान रखिए ये जो हमारे पास है अब, ठीक है, यहाँ एक सेकंड पहले मैं इसको कवर कर ही देता हूँ वरना इससे हो जाएगा। यहाँ देखिए हमें अगर अपने हिसाब से नाम देना है तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, @रिपोजिटरी बनाना है, तो हमने क्या कह दिया, रिपोजिटरी। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या नाम है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट बीन ID क्या मिलेगा आपको, कस्टमर डाउ IMPL, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट द बीन ID विल बी, बाय डिफ़ॉल्ट द बीन ID generated by IOC container will be what, will be same as the class name। तो क्लास नेम क्या है हमारा, कस्टमर डाउ IMPL, बस ये फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा यहाँ से, है ना। हमने कहा कि भाई ये लो सपोर्ट कर लेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा बीन ID ये हो जाएगा, राइट। अगर बट we can explicitly give the bean ID as our choice by using, किस तरीके से, देखिए by using, अगर हमें बीन ID देना है अपने चॉइस का तो क्या कर सकते हैं हम,
तो हमने कहा भाई @repository जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे @repository लिखा हुआ है, एनोटेशन का आप यूज कर रहे हैं, वहाँ पे आइए और इस तरीके से ब्रैकेट लगाइए और इस ब्रैकेट में डबल कोटेशन डालिए और डबल कोटेशन में अपना दे दीजिए नाम, ठीक है। हमने कहा कस्ट डाओ। नाउ यहाँ कस्ट डाओ क्या हो गया हमारा, कस्टमर डाओ, ठीक है, ये लीजिए। नाउ ये कस्ट डाओ क्या हो गया, दिस इज आवर व्हाट, बात समझ में आ रही है, दिस इज आवर व्हाट नाउ बाय यूजिंग इस तरीके से, ठीक है। सो नाउ IOC कंटेनर विल अंडरस्टैंड कि ओके आई हैव, सो हियर if we pass the bean name या bean ID, then the IOC container will not generate the default bean ID, but it will generate the bean ID as our given bean ID, okay। तो अब ये here, so in this case, so now the bean ID for the repository @repository annotated class, that is nothing but customer DAO IMPL is, अब क्या बन गया यहाँ से, अब बन गया कस्ट डाओ। बात समझ में आ रही है, ये हो गया हमारा कस्ट डाओ। तो इस तरीके से हमारा बीन आईडी बनता है, हम अपना दे सकते हैं, ओके। तो बीन आईडी में आप अपना बीन आईडी अपने चॉइस का भी दे सकते हैं, बस आपको रिपोजिटरी या आप सर्विस एनोटेशन, कंपोनेंट एनोटेशन के बगल में आपको क्या लिख देना है, इस तरीके से कस्ट डाओ लिख देना है, ओके। बात समझ में आ रही है। नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट if we do not pass any bean ID or bean name explicitly, then the IOC container will automatically give the bean ID as same as the class name। बात समझ में आ रहा है, सेम एज द क्लास नेम। तो नहीं देते तो क्या हो जाता, कस्टमर डाओ IMPL, अगर दे दिए तो क्या हो गया, कस्ट डाओ। बात समझ में आ रही है। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज हाउ आवर IOC कंटेनर विल अंडरस्टैंड दैट अरे this class are annotated with the annotations and I have to scan it and I have to just generate the beans for these classes। how your IOC container will understand, आपका IOC कंटेनर ये कैसे समझेगा कि मेरा ये क्लास जो है वो एनोटेशंस, स्टीरियोटाइप एनोटेशंस इसमें यूज हुआ है और हमको इसको स्कैन करके, इसको हमको देख करके ये चलना है कि हाँ भाई इसको हमको बीन बनाना है। क्योंकि आप स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में किसी भी क्लास को तो ये बताने नहीं वाले हैं, किसी भी क्लास को तो डिफाइन करने नहीं वाले हैं, तो आखिर IOC कंटेनर को पता तो चलना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ योर IOC कंटेनर विल नो दैट दीज आर द जावा क्लासेज दैट आई हैव टू मैनेज इट एज स्प्रिंग बीन्स, है ना, एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, या कैसे, आखिर इसको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा जावा क्लास है और हम स्प्रिंग बीन्स बना रहे हैं। अरे आप कहोगे भाई रन कर देंगे, अरे रन करोगे भाई, डायरेक्ट रन करोगे तो फिर भी आपको, क्योंकि हम समझिए मेरा बात, आपने इसमें XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो बनाया नहीं, मतलब बनाया है, लेकिन वहाँ पर हमने XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अभी दिखा रहा हूँ मैं, बताऊँगा आपको, इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाऊंगा, समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हमने कहा कि भाई हमने तो सारे के सारे क्लासेज को अनोटेशन में बना दिया, तो हमने जब सारे के सारे क्लासेस को अनोटेशन बना दिया एंड यहाँ पर हम बीन्स में तो डिफाइन कर नहीं रहे हैं, तो जब आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रेडी होगा और जब आपके XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पढ़ेगा तो उसको तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ बीन है, कौन सा बीन है, राइट, उसको तो नहीं समझ में आने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ, जरा यहाँ से देखिए प्रैक्टिकल करके। चलिए तो मैं ज़रा अपना वर्क स्पेस लॉन्च करता हूँ, इक्लिप्स IDE
क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा। मैं ज़रा प्रैक्टिकल शुरू करता हूँ फिर, तो 1 बाय 1 प्रैक्टिकल करते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे, समझ में आता चला जाएगा। ओके, देखिए हमारे पास प्रोजेक्ट ये है स्प्रिंग एनोटेशन ऑटो वायर्ड, राइट। ओके, और ये एनोटेशंस हैं हमारे पास, फाइन। ये वाले प्रोजेक्ट DTDC फ्लिपकार्ट, चलिए ठीक है, इस DTDC फ्लिपकार्ट को हम ज़रा कॉपी करते हैं, प्रोजेक्ट नंबर इस 37 को, प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट, दिस विल बी आवर प्रोजेक्ट नंबर 38 एंड दिस इज स्प्रिंग एनोटेशन। हमने कहा स्टीरियो टाइप, कॉपी, और यहाँ से हम देखिए सबसे पहले तो स्प्रिंग एनोटेशन या एनोटेशंस का यूज करना मतलब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, मतलब XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हटा देना नहीं होता है। तो एनोटेशन का प्रयोग करेंगे, ये आपका एडेड एडवांटेज है, पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उसको हटा दें, ठीक है। किसको? स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूजिंग एनोटेशन डजंट मीन, नोट, यूजिंग एनोटेशंस does not mean you will remove the spring bin configuration file, है ना, मतलब XML फाइल, and only work via annotations, but it means annotations are added advantages to our configuration file, XML फाइल, बस इतना मतलब होता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप स्प्रिंग XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हटा ही देंगे, वहाँ से डिलीट ही कर देंगे, ठीक है। ये आपका एडेड एडवांटेज है कि आपको एनोटेशंस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर आपका IOC कंटेनर को कैसे पता चलेगा कि आपने जो स्प्रिंग बिन्स मतलब डिफ़ाइन किया वो स्प्रिंग बिन्स हैं, वो जो जावा क्लास है वो स्प्रिंग बिन बनाना है। तो हमने कहा कि भाई देखिए स्प्रिंग, ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में, ध्यान समझिए, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते थे कि हम अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में क्या करते थे, यहाँ देखिए ध्यान समझिएगा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते थे कि बीन डिफाइन कर रहे हैं, राइट। बात समझ में आ रहा है आपको? तो जब भैया हम बीन डिफाइन कर रहे हैं तो मेरा XML कॉन्फ़िगरेशन, ये जो XML फाइल है वो रीड करेगा ना। IOC कंटेनर तो पहले लोड करेगा, फिर चेक करेगा कि भाई हाँ सब कुछ सही है कि नहीं। हमने कहा कि भाई सब कुछ सही है तो मेटा डेटा क्रिएट होगा, उसके बेस पर फिर बीन बनना शुरू होगा। IOC कंटेनर बीन बनाना शुरू करेगा, फिर बीन बनाने के बाद डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेगा, राइट, ऐसा कुछ फिर प्रॉपर्टीज वगैरह है। तो हमने कहा कि भाई जब आप यहाँ से मान लेते हैं कि फ्लिपकार्ट एक हमारा, फ्लिपकार्ट इसको खोलते हैं, ओके, फ्लिपकार्ट हमारा एक स्प्रिंग बीन बनेगा और इस जावा क्लास को हमने बना देना है @component, ओके। हमने कहा @component। अब इस कंपोनेंट को आप इंपोर्ट कर लीजिए, ओके, कंपोनेंट एनोटेशन को इंपोर्ट कर लीजिए स्टीरियोटाइप पैकेज से। हमने कहा देखिए भैया कंपोनेंट इन यहाँ से इंपोर्ट हो गया, राइट। तो कंपोनेंट एनोटेशन से फ्लिपकार्ट तो बन गया, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम चलेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में और हमने कहा कि भाई यहाँ जो फ्लिपकार्ट है इसको कर दीजिए कमेंट, क्योंकि अब हमें जो फ्लिपकार्ट हम बनाएंगे, फ्लिपकार्ट जो बीन हम बता रहे हैं वो XML कॉन्फ़िगरेशन से नहीं बता रहे, कहाँ से बता रहे हैं, एनोटेशन से, @component स्टीरियोटाइप एनोटेशन से। तो हमने कहा भैया चलो यहाँ पे लिख दो ऑटो वायर एनोटेशन टेस्ट है, इसको कर देते हैं कॉपी, इस क्लास का नाम कर देते हैं चेंज, इस क्लास का नाम कर देते हैं रीफैक्टर। कॉपी क्यों करना है, डायरेक्ट रीफैक्टर ही कर देते हैं, लिख देते हैं स्टीरियोटाइप, ओहो कैंसल, अच्छे से चेंज करते हैं फिर से, सोर्स रीफैक्टर, सॉरी रीनेम, रीफैक्टर रीनेम, हमने कहा स्टीरियोटाइप एनोटेशन टेस्ट, फिनिश,
चलिए, तो स्टीरियोटाइप एनोटेशन टेस्ट में हम आ गए। यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में हमने बीन आईडी दिया था F-कार्ट, फ्लिपकार्ट। तो जब हम अपने इसको पहले तो कमेंट अच्छे से हुआ नहीं है, ये अभी हुआ एक कमेंट। यहाँ पे आप देखिए हमने बीन आईडी क्या दिया था F-कार्ट। तो जब हम अपने कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन मेथड से कहेंगे कि हमको फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए अपने IOC कंटेनर से, तो उसके इंटरनल कैशेस में क्या बीन आईडी से एसोसिएटेड होगा, F-कार्ट से। तो जब भी हम यहाँ मंगाएंगे ऑब्जेक्ट अपना फ्लिपकार्ट का, मांगेंगे गेट बीन से, तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे क्या बीन आईडी पास करना पड़ेगा, F-कार्ट, F-कार्ट। तो ये जब हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML डिफाइन किए थे, इसमें डिफाइन किए थे तब। लेकिन आप ध्यान से समझिए कि हमने फ्लिपकार्ट में कंपोनेंट लगा दिया, और कंपोनेंट एनोटेशन लगाने से जो आपका डिफ़ॉल्ट बीन आईडी बनता है, हमने क्या बताया कि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट द बीन आईडी ऑफ द स्प्रिंग बीन डाटा कॉन्फ़िगर्ड विथ component annotation, service annotation, controller annotation, repository annotation will be the same as class name that we are applying on। तो जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं जिस भी क्लास पर, उसी का सेम क्लास का नाम के बराबर क्या बन जाएगा, बीन आईडी। तो फ्लिपकार्ट है, तो भैया जब फ्लिपकार्ट है तो अब तो बीन आईडी चेंज हो गया। अब तो जब बीन आईडी बन रहा है वो फ्लिपकार्ट के नाम से बन रहा है। यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली बताया था कॉन्फ़िगरेशन फाइल में F-कार्ट से। तो जब हम रन करेंगे तो ये देखिए, तो F-कार्ट क्या लिखेगा कि इस तरीके का कोई बीन है। देखिए रन करके, अब राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन एंड चेक इट। सी क्या कह रहा है कि लाइन नंबर 27, पहले तो कुछ XML बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन कुछ तो आपका या इसमें इशू है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में एक काम करिए, इसको हटाइए, है ना। अभी सही हो गया ये। चलिए, अच्छे से कमेंट नहीं हुआ था हमारा। अब इसको फिर से रन करते हैं एक बार। नाउ सी क्या कह रहा है, देखिए कि नो बीन नेम F-कार्ट अवेलेबल। कह रहा है कि बीन नेम F-कार्ट से कोई भी बीन अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अभी जो हमने आपको बताया कि F-कार्ट तो यहाँ से न दे रहे थे हम, बट अभी किस नाम से अवेलेबल होगा, तो अभी फ्लिपकार्ट नाम से अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट एनोटेशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट IOC कंटेनर कंपोनेंट एनोटेशन रीड करके जब बीन बनाएगा तो क्या बीन आईडी देगा, सेम एज क्लास नेम। तो व्हाट इज द क्लास नेम, फ्लिपकार्ट। तो हमें यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट। सेम क्लास का नाम आप इस तरीके से लिख दीजिए। अब सेव कीजिए, गेट बीन मेथड से कॉल कराइए, और अब देखिए क्या होगा। कह रहा है कि नो बीन नेम फ्लिपकार्ट अवेलेबल। अब देखिए एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमने बना तो दिया, हमने यहाँ पे फ्लिपकार्ट लिख तो दिया, लेकिन अब हमारा IOC कंटेनर जो हमारा मेटा डेटा बना हमारे XML फाइल का, मेटा डेटा किसका बन रहा है, इस XML फाइल का, तो उसमें हमारा हमारे मेटा डेटा में ये नहीं मिला कि हमें एनोटेशन वाले क्लासेस को भी कॉन्फ़िगरेशन कराना है, राइट। मतलब हम जब बीन आईडी लिख रहे थे या बीन डिफाइन कर रहे थे टैग से, तब तो उस समय पता चल रहा था IOC कंटेनर को कि हाँ एक बीन क्लास है जो बीन की जगह ट्रीट करना है, बीन क्लास है फ्लिपकार्ट, इसको बीन की तरह ट्रीट करना है। पर अभी जब हम रन कर रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे तो कोई भी बीन नहीं है, राइट। यहाँ पे तो फ्लिपकार्ट नाम का कोई भी क्लास नहीं है। तो आखिर कैसे पता चलेगा आपके IOC कंटेनर को कि एक क्लास है जो फ्लिपकार्ट नाम का है और इसको स्प्रिंग बीन की तरह ट्रीट करना है, कैसे पता चलेगा? तो एक ही तरीका है, आप तो XML फाइल में बीन डिफाइन करिए, पर हमें तो बीन डिफाइन करके तो कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं है, हमें तो एनोटेशन से करना है। एनोटेशन तो हमने कर दिया, राइट। तो अब ये कैसे पता चलेगा? अब तो ये आएगा एरर, है ना। अब तो आपको कोड में मिलेगा एक्सेप्शन कि कोई भी बीन अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा तो है, यही तो बोलेगा, जब इसके पास है ही नहीं, मतलब बीन बना ही नहीं रहा, तो अवेलेबल कहाँ से रहेगा फ्लिपकार्ट के नाम से। तो भैया आखिर कैसे पता चलेगा, कैसे व्हाट इज़ द आंसर यहाँ? तो हमने कहा कि भाई साहब देखो, जब आपके IOC कंटेनर को आपको बताना पड़ता है कि सुनो हम स्टीरियोटाइप एनोटेशन का प्रयोग कर रहे हैं, तो जा करके चेक करो कि कौन से क्लास में स्टीरियोटाइप एनोटेशन लगाए हुए हैं। अगर किसी क्लास में स्टीरियोटाइप एनोटेशन का प्रयोग हो रहा है @component, तो उस हिसाब से काम करो जो भी उसका काम है। तो कंपोनेंट का काम क्या है? उस जावा क्लास को स्प्रिंग बीन बना देना, उस जावा क्लास को स्प्रिंग बीन की तरह ट्रीट करवाना IOC कंटेनर से, यही उसका काम है। किसका?
कंपोनेंट एनोटेशन का। तो हमने कहा भाई बताना तो पड़ेगा ना आईओसी कंटेनर को कि ये वाला क्लास है जिसमें हमारा यूज हो रहा है क्या, स्टीरियोटाइप एनोटेशन। तो वही बताने के लिए आपके आईओसी कंटेनर को हमारे पास, ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस से एक टैग होता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस आपको यूज करना जरूरी है। देखिए हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, है ना, कॉन्टेक्स्ट। तो इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस हमारा यूज हो रहा है, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। नहीं लगा होगा तो एरर आएगा फिर, ठीक है। हमने कहा कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन, कंपोनेंट स्कैन जैसे ही आप प्रेस करेंगे कंट्रोल स्पेस तो ये पूरा आ जाएगा, आप पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, बेस पैकेज, बेस पैकेज। हमने कहा भाई यहाँ पर कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज का मतलब ये है कि कौन से पैकेज में वो क्लासेज अवेलेबल हैं जिनमें @component सर्विस रिपोजिटरी ये सब स्टीरियोटाइप एनोटेशन का प्रयोग हो रहा है या एनोटेशंस का प्रयोग हो रहा है, कौन से आखिर उस पैकेज में अवेलेबल हैं। तो हमने कहा देखो तो फ्लिपकार्ट कहाँ अवेलेबल है, कंपोनेंट ये इस पे लगा हुआ है। फ्लिपकार्ट कौन से पैकेज में अवेलेबल है, सबसे ऊपर जाइए com.coderexankit.beans। हमने कहा यहाँ चुपके से लिख दो क्या, com.coderexankit.beans। अब जब मेटा डेटा क्रिएट होगा, जब आपका आईओसी कंटेनर आपके XML फाइल को लोड करेगा और मेटा डेटा क्रिएट करेगा तो उसको ये मिलेगा कि अरे मुझे एक कंपोनेंट को स्कैन करना है, मतलब हमें देखना है कि हमें स्प्रिंग बीन क्लास कुछ पैकेजेस में अवेलेबल हैं, एनोटेशन से द्वारा बनाए गए हैं, जरा है चेक करना है, स्कैन करना है। पहले स्कैन करो कि क्या कोई कंपोनेंट भी है, कंपोनेंट मतलब जो कंपोनेंट या स्टीरियोटाइप एनोटेशन लगाए गए हैं वो, तो क्या वैसे कोई स्प्रिंग बीन्स बनाए गए हैं जो एनोटेट किए गए हैं एनोटेशंस की मदद से। हमने कहा भाई स्कैन करो, कौन से पैकेज को स्कैन करो, तो com.coderexankit.beans पैकेज को जाके स्कैन कर लो। किसको स्कैन कर लो, com.coderexankit.beans पैकेज को। कहाँ गया हमारा, इसमें इस पैकेज में जाके स्कैन करो कि कौन कौन से ऐसे क्लास हैं। तो देखिए ब्लू डार्ट को नहीं मिलेगा, इसमें है ही नहीं, @एनोटेशन हमने @कंपोनेंट यूज किया ही नहीं है, DTDC में किया ही नहीं है, किस में किया, फ्लिपकार्ट में किया है। तो फ्लिपकार्ट को इसको मिलेगा और फिर जा करके आईओसी कंटेनर ऑब्जेक्ट बनाएगा और स्प्रिंग बीन ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसका एक बीन का नाम दे देगा क्या, सेम एज द क्लास नेम, और वही क्लास नेम बीन ID आपका एक नाम दे देगा फ्लिपकार्ट नाम से। और जब अब आप रन करोगे, ठीक है, यहाँ से अब आप रन करोगे, रन इट एंड यू जस्ट सी क्या कह रहा है, नो बीन नेम्ड फाउंड फ्लिपकार्ट अवेलेबल। एक काम करते हैं, कह रहा है कि अभी बीन नेम अवेलेबल नहीं है, एफ फ्लिपकार्ट में हमने F कैपिटल दिया है, F स्मॉल कर लेते हैं, सेव करते हैं एंड यू जस्ट सी, चेक कीजिए क्या अब रन कर रहा है, राइट। क्योंकि मैंने क्या बताया, फर्स्ट लेटर स्मॉल कर दीजिए और उस सेम क्लास नेम का आपका बीन ID बनता है, फर्स्ट लेटर स्मॉल करके, ठीक है, फर्स्ट लेटर स्मॉल। तो फ्लिपकार्ट के जो आपका क्लास था इसमें देखिए F कैपिटल है, तो बीन नेम जो बनेगा हमेशा फर्स्ट लेटर स्मॉल करके, ठीक है, हमेशा फर्स्ट लेटर स्मॉल करके ध्यान रखेंगे, ओके। तो फर्स्ट लेटर विल बी अ स्मॉल, इट्स लाइक कैमल केस, राइट, फर्स्ट लेटर स्मॉल फिर और लेटर होगा, मतलब जिस तरीके से होगा उस तरीके से आगे चला जाएगा कैमल केस में, राइट। तो यहाँ पे हमने देखिए स्कैन कराया और ये यहाँ पे सब कुछ रन कर रहा है, DTDC वगैरह सब बन रहा है। अब ये DTDC का ऑब्जेक्ट कहाँ से बन रहा है, तो DTDC का ऑब्जेक्ट तो भाई कन्फिगर हो रहा है ताकि आपने यहाँ पे बीन दिया इसलिए, राइट, यहाँ पे बीन दिया इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो क्या समझ में आया किस तरीके से आपको बताना पड़ेगा, हाउ योर IOC कंटेनर विल नो दैट दीज आर द जावा क्लास दैट आई हैव टू मैनेज इट एज स्प्रिंग बीन्स, ओके। सो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा कि ओके, by component scanning, IOC container will understand that these are some annotated classes and I have to perform the functionality according to the functionality
according to the notations used here. Okay, used in the classes. Okay, annotation used in the classes. So to do this, add this line in a Spring Bean configuration file. What? Just go here and say, okay, दिस इज क्लोज टैग, तो क्लोजिंग टैग हम यहीं पे यूज कर लेते हैं, इसी में सेल्फ क्लोजिंग टैग। समझ रहे हो आप? ओके, कॉपी, या एक काम करते हैं, एनोटेशन कन्फिग, इसको भी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि आप एनोटेशंस का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ कॉपी, यहाँ कर दीजिए पेस्ट। सो this tag will this tag is responsible for giving metadata to scan the base packages. ओके, तो हमने कहा कि व्हाट इज़ बेस पैकेज स्कैनिंग। भाई कंपोनेंट स्कैनिंग क्या हुआ? तो भाई कंपोनेंट स्कैनिंग सिंपल सा ये हुआ कि जब आपको एनोटेशंस का प्रयोग करेंगे अपने क्लासेस में, तो उन क्लासेस को के बारे में, उन क्लासेस के बारे में भी बताना पड़ेगा ना ऐसे कंटेनर को। हाँ भैया देखो ये क्लासेस में हमने एनोटेशन का प्रयोग किया है, तो उसके लिए हमें कंपोनेंट को स्कैन कराना पड़ेगा। एंड वो स्कैनिंग कौन करेगा? IOC कंटेनर करेगा। कैसे करेगा? तो हम जो है यहाँ पे कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज का नाम देंगे, इसी पैकेज में हमें इसी पैकेज को वो स्कैन करेगा, इस पैकेज को, सिर्फ इस पैकेज को स्कैन करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इसी पैकेज को स्कैन करेगा। हाँ भैया, इसी पैकेज को स्कैन करेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए, जब आप कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज लिखते हैं ना, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कन्फिग। अब आप कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कन्फिग को उड़ा दीजिए यहाँ से, एंड व्हेन यू जस्ट रन इट अगेन, आप फिर से रन करें। देखिए, अब आपको फिर से जब रन करेंगे तो आपका जो एनोटेशन BPP जो है आपका, ये एनोटेशन बीन पोस्ट प्रोसेसर वाला, तो वो खुद ही से आपका उसका पावर जो है, उसका जो फंक्शनलिटी है, ये एनोटेशन खुद कर देगा। ठीक है। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर कि वाइल यूजिंग कॉन्टेक्स्ट component scan base package equal to com.coderex ankit.beans. Okay, you do not need to write context, you do not need to write, इसको ब्लैक कर दीजिए, इसको ब्लू कर दीजिए। यू डू नॉट नीड टू राइट ये वाला फंक्शनलिटी, राइट, यू डू नॉट नीड टू राइट दिस एज कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन, है ना, ये वाला टैग will itself handles the functionality for context annotation config tag. ओके, तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपका जो ये वाला है कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेजेस, तो वहाँ पर
आपको सिर्फ स्कैन बेस पैकेजेस जो है कंपोनेंट स्कैन उसी का प्रयोग करिए, कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फ़िग का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है आपको अलग से फिर अब। ओके, तो हमने इसको मिटा दिया एज यूजुअल यहाँ से जैसे हमने मिटाया उस तरीके से, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि भाई हमें DTDC को भी क्या बनाना है, यहाँ से हमने यहाँ से कहा कि भाई हमें DTDC को भी क्या बनाना है, बीन बनाना है, स्प्रिंग बीन बनाना है। तो अगेन DTDC को क्या यहाँ से देखिए स्टीरियो टाइप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में जाइए और यहाँ से जो DTDC है ना, इसको भी क्या कर दीजिए कमेंट। हमने सेव किया। अब जब कमेंट किए हमें एनोटेशन के साथ इसको बनाना था तो हम गए DTDC में, इस पर आए, DTDC क्लास के ऊपर क्या लिख दिया @component, क्लास लेवल एनोटेशन है, ये लीजिए कंपोनेंट लिख दिए। तो किस नाम से DTDC बना, किस नाम से ये बनेगा अभी, बीन, तो DTDC से। हमने कहा ठीक है भाई, जब ऐसा हो रहा है एक काम करते हैं, अपने फ्लिपकार्ट में जाते हैं। फ्लिपकार्ट के पास देखिए लॉजिस्टिक सर्विस है, बीन बन रहा होगा। अगर बीन बन रहा होगा, अगर बीन बन रहा होगा किसका, DTDC नाम से, DTDC नाम से, तो क्या इंजेक्ट हो जाएगा फ्लिपकार्ट में क्या इंजेक्ट हो जाएगा, एक उस टाइप का है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा। तो हमने कहा रन कराया भाई, रन कराओ यहाँ से सबसे पहले। तो यहाँ देखो तो क्या इंजेक्ट हो रहा है, क्या DTDC इंजेक्ट हो रहा है, क्या DTDC इंजेक्ट हो रहा है, बिल्कुल DTDC इंजेक्ट हो रहा है। हमने कहा एक काम करिए, आप चलिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में, एक और बीन तो बन रहा है जिसका क्या नाम है, ब्लू डॉट, बी डॉट, क्या बन रहा है, ब्लू डॉट, ये भी तो बन रहा है। तो ये इंजेक्ट नहीं हो रहा है ना, आपको ये वाला इंजेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। आपको मान लीजिए ब्लू डॉट इंजेक्ट करना है। तो अब हम क्या करें, अगर आप इसमें प्राइमरी इक्वल टू ट्रू लगा देते हैं तो क्या होता है, अब ये प्राइमरी हो जाता है ना ब्लू डॉट ना। तो अब रन करिए तो क्या होता है, देखिए अब क्या है, अभी भी DTDC इंजेक्ट हो रहा है। हमने कहा बट ब्लू डॉट भी तो ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा है, ब्लू डॉट का भी तो ऑब्जेक्ट बन रहा है। हमने कहा बिल्कुल बन रहा है, लेकिन DTDC ही क्यों वो हो रहा है, DTDC ही क्यों आपका ये सिर्फ और सिर्फ DTDC ही क्यों आपका वही क्यों इंजेक्ट हो रहा है बार बार, ठीक है। DTDC का ऑब्जेक्ट क्या पहले बन रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा भाई एक काम करो, ये @component कहाँ गया, DTDC हमारा @component है, ठीक। हमने कहा भाई अब यहाँ चलिए कहाँ गए, ब्लू डॉट में, इसको भी क्या बना दीजिए @component, हमने इसको भी कंपोनेंट बना दिया। नाउ जस्ट सी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में इसको हम कर देंगे कमेंट। हमने कहा भाई ब्लू डॉट को कमेंट कर दो। अब दोनों एनोटेशंस के बेस पर आ गए हैं। अब एक बार रन करते हैं फिर से इसको हम। जब हमने रन किया तो देखिए अब DTDC इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, DTDC इंजेक्ट हो रहा है। पहले देखिए ब्लू डॉट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, फिर DTDC का ऑब्जेक्ट बन रहा है, एंड यहाँ पे DTDC इंजेक्ट हो रहा है। मेरा मन है ब्लू डॉट इंजेक्ट करवाने का, मेरा मन है भैया ब्लू डॉट इंजेक्ट करवाने का। हम कैसे इंजेक्ट करवाएं, तो हमने आपको क्या पढ़ाया है, फ्लिपकार्ट। यहाँ चलेंगे, ये जो एनोटेशन यूज हो रहा है देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिखा होगा ना, इसके वजह से ऑटो ऐड की वजह से ऐसा हो रहा है, राइट। एक काम करिए हम एक काम करते हैं, देखिए एक सेकंड, ये ऑटो ऐड की वजह से हमने तो यह ध्यान में दिया नहीं कि ये इतनी सारी चीज़ें भी हैं हमारे पास। ऑटो ऐड एनोटेशन, एक काम करते हैं हम इसको, ये सारी की सारी ये वाली यूज हो रहा है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ से क्वालिफायर DTDC लिखा हुआ है इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसको मिटा दीजिए, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इसको कर दीजिए अनकमेंट, ब्लू डॉट है अब, और ब्लू डॉट को कर दीजिए यहाँ से कमेंट, ये भी हटा दीजिए @component। अब ध्यान से देखेंगे, इसी को मैं फिर समझा रहा हूँ एक बारी। देखिए DTDC में हमारा कंपोनेंट लगा हुआ है, DTDC में क्या लगा हुआ है, कंपोनेंट। DTDC में हमारा क्या लगा हुआ है, @component, ध्यान रखेंगे। तो DTDC नाम से क्या बनेगा, बीन ID, DTDC स्मॉल DTDC नाम से बीन ID बनेगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट में इतने सारे कंस्ट्रक्टर हैं, तो सब में रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स है, तो जो मैक्सिमम पैरामीटर है वो वाला कंस्ट्रक्टर क्या होगा, यूज हो जाएगा।
तो मैक्सिमम पैरामीटर इसमें है ना, डेट, ऑर्डर, डिलीवरी डेट इसमें, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर का यूज होगा, बिल्कुल सही बात है। 3 पैरम कंस्ट्रक्टर का यूज होगा, अभी भी देखिए 3 पैरम कंस्ट्रक्टर का यूज हो रहा था, तो ये वाली कंस्ट्रक्टर अगेन यूज होगा। ऑटो ऐड हमने आपको अच्छे से पढ़ाया, पता होगा, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर का यूज होगा ऑब्जेक्ट बनने में। हमने कहा भैया चलो रन करते हैं, और जब रन होगा तो लॉजिस्टिक सर्विस इंजेक्ट कराना होगा। तो एक तो आपको DTDC जो कंपोनेंट एनोटेशन है ये बना रहा होगा, वो तो इसकी वजह से मिल रहा होगा, DTDC नाम का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, ठीक है, लॉजिस्टिक सर्विस टाइप का। और एक ब्लू डार्ट का मिल रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी तो हमारा यूज हो रहा है ना ब्लू डार्ट, यहाँ बीन डिफाइंड है। तो अब क्या एम्बिगुअस प्रॉब्लम आएगी? देखिए एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ देखिए रन किया हमने, क्या मिल रहा है इस बार? ब्लू डार्ट इंजेक्ट हो रहा है। यू जस्ट सी क्या इंजेक्ट हो रहा है? ब्लू डार्ट इंजेक्ट हो रहा है। देखिए 3 पैरम कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है, बट अभी क्या इंजेक्ट हो रहा है? ब्लू डार्ट। किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है पहले? ब्लू डार्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है। हमने कहा ऐसी बात है भैया, क्यों? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑब्जेक्ट बनता है। कब? जब आप एनोटेशन का प्रयोग करते हैं तो। और उस क्लास में जैसे हमने किस क्लास को स्कैन कराया था, किस पैकेज को स्कैन कराया था? com.coder_संकित.beans। देखिए कौन से पैकेज को? तो com.coder_संकित.beans। तो इस पैकेज को स्कैन करने के बाद जो सबसे पहला क्लास स्कैन होगा वो कौन से नाम से, या सॉरी कौन से नाम के क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा? तो अल्फ़ाबेटिकली चलेगा। तो ब्लू डार्ट है तो पहले ब्लू डार्ट का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे तो एनोटेशन आप यूज ही नहीं कर रहे ब्लू डार्ट में, राइट। सबसे पहले तो वो अपना यहाँ से बना दिया, बट होता भी ऐसा ही होता है। अगर आप एनोटेशन भी प्रयोग करें तो ऐसा ही होता है। मतलब अगर आप यहाँ से एनोटेशन प्रयोग करेंगे, देखिए हमने कहा कि भाई ब्लू डार्ट में एनोटेशन का प्रयोग कर लो, हमने कहा कंपोनेंट लिख दो, ठीक है, कंपोनेंट लिख दो भैया। अब इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में इस ब्लू डार्ट को कर दो कमेंट, हमने कर दिया कमेंट, सेव करो। अब रन करो, देखो किसका 2 पैरम कंस्ट्रक्टर चल रहा है, ब्लू डार्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, DTDC इंजेक्ट हो रहा है। एक काम करिए, इसमें से अब इन सब को एक ही ये रखिए, ठीक है। हमने कहा भाई ये सब हटाओ सारा का सारा, ठीक है। हमने ये सब तो पढ़ लिया, ये सब हटा दो। चलो ये रिक्वायर्ड इक्वल टू कर देते हैं ट्रू, आउटवर्ड यूज हो रहा है। अब देखिए यहाँ चलिए स्टीरियो एनोटेशंस में, यहाँ चलिए रन कराइए। देखिए क्या कह रहा है आपका, देखिएगा कि जब उसको 2 अलग अलग मिल रहे, नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप लॉजिस्टिक सर्विस एक्सपेक्टेड सिंगल बट मैचिंग फाउंड टू। क्या जब हमने दोनों कंपोनेंट बनाया यहाँ से @component DTDC में लगाया और @component हमने यहाँ लगाया ब्लू डार्ट में, तो अब क्या हो रहा है? 2 सेम टाइप के लॉजिस्टिक सर्विस टाइप के बीन अवेलेबल हो जा रहे हैं। 2 सेम तरीके का बीन, सेम टाइप का बीन आपको मिल रहा है। और अब आपका ये कंस्ट्रक्टर कंफ्यूज, मतलब आउट वायरिंग होने में कंफ्यूजन हो रही है कि हम किसका इंजेक्ट करें लॉजिस्टिक सर्विस में, क्योंकि 2 टाइप का है, 2 है ना, सेम टाइप का लॉजिस्टिक सर्विस टाइप का 2 बीन है, एक आपका ब्लू डार्ट का है और एक DTDC का। तो किसका यूज करें? तो हमें किसी को तो प्राइमरी बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा ब्लू डार्ट को प्राइमरी बना दो। तो प्राइमरी इक्वल टू ट्रू लिखते थे, कहाँ? इसमें प्राइमरी इक्वल टू ट्रू लिखते थे, कहाँ? XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो यहाँ पे प्राइमरी इक्वल टू ट्रू लिखना होगा। तो कैसे करेंगे? हमने कहा भाई जो भी हम क्लास को प्राइमरी बनाना चाहते हैं, यहाँ पे एक एनोटेशन होता है @primary, तो कंपोनेंट के नीचे हम @primary मान लेंगे। इससे क्या हो जाएगा? प्राइमरी बिन कंसीडर हो जाएगा। और जब आप रन करेंगे तो DTDC का ऑब्जेक्ट, देखिए DTDC का ऑब्जेक्ट, बात समझ में आई? क्या DTDC का ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ अगर हम इस प्राइमरी को यहाँ लगा दें, ब्लू डार्ट में लगा दें, @ कर दें प्राइमरी, @primary, सेव इट एंड व्हेन यू रन इट, नाउ दोनों प्राइमरी है तो फिर एरर, दोनों प्राइमरी है तो फिर कहेगा कि भाई एक्सपेक्टेड 1 बट फाउंड मोर देन 1 प्राइमरी फाउंड, राइट। तो हमने कहा एक को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि प्राइमरी एक टाइम पर एक ही हो सकता है, सिंपल। ऑलरेडी हमने आपको बहुत बार बताया प्राइमरी के बारे में। देखिए अब किसका इंजेक्ट हो गया? ब्लू डार्ट, क्योंकि ब्लू डार्ट क्या है? प्राइमरी कंसिडर किया गया है, राइट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, हमने ये चलिए हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप
प्राइमरी के साथ काम कर सकते हैं। तो कॉम ओहो भाई नीचे आ जा यार, इधर पर मत जाओ। स्टीरियोटाइप एनोटेशन टेस्ट रन एज जावा, और ये 2 पार्ट में खुल गया यार। मैक्सिमाइज नीचे आ जा। ठीक है, ब्लू डॉट इंजेक्ट हो रहा है। तो प्राइमरी एनोटेशन से क्या होता है समझ गए। सो प्राइमरी एनोटेशन का प्रयोग वैसे केस में होता है जहाँ पर आपका एक से ज़्यादा बीन टाइप अवेलेबल है और आपको प्राइमरी बनाना है, तो आप इस तरीके से प्राइमरी एनोटेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके, नाउ सी here primary. ओके, प्राइमरी एनोटेशन का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। @ प्राइमरी, ओके, this annotation it is used to this annotation is used to mark the @ component class as component annotated class है ना, annotated class as primary component मतलब primary bean as to be treated as class to be treated as primary bean equivalent to @ primary gives functionality equivalent to bean class है ना, class equal to com dot coder अंकित dot beans dot blue dot ओके, प्राइमरी इक्वल टू ट्रू एट्रीब्यूट। तो